साथी नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। आप मेरी वीडियो लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। इसका मुझे प्रमाण मिला बनारस की कॉन्फ्रेंस में। यूपी टेक्स बार की कॉन्फ्रेंस थी, इसमें मैं गया था और वहाँ मुझे काफ़ी लोग मिले जिन्होंने मुझे प्रतिक्रिया दी कि हम आपकी वीडियो देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। और खुशी की बात तब हुई जब उन्होंने मेरे साथ सेल्फ़ी लेने की इच्छा जाहिर करी और मैंने खुशी खुशी सेल्फ़ी भी ली। उनको अपनी याद के कुछ पल बताए उनके साथ में। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आप लोगों के भावनाओं पर गर्व भी है। साथियों, आज का विषय है जीएसटी काउंसिल की जो 48th मीटिंग हुई थी, उसमें जो डिसीजन लिए गए उसमें से 3 डिसीजन के बारे में कह सकता हूँ कि हमारी संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, उनके द्वारा जब भेजे गए थे प्रस्ताव, उनको समाहित किया गया निर्णयों में। और मैं अपनी बात पूरी शुरू करूं उससे पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया जिन साथियों ने मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करी है, वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें ताकि मेरे को भी प्रोत्साहन मिलता रहे और आपका सहयोग मिलता रहे। साथियों, तो 3 डिसीजन हुए थे, उसके बारे में बता दूँ आपको। जो हमने जो प्रस्ताव दिए थे जीएसटी काउंसिल को, एक तो सेक्शन 67 में सुधार किया जाएगा, जिसके में बहुत बड़ी डिमांड थी। इसमें आईटीसी का अन्य विवरण के बारे में है। और सेक्शन 37, 39, 44 और 52 में संशोधन किया जाएगा, जिससे रिटर्न्स विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि से रिटर्न दाखिल करने की अधिकतम सीमा 3 साल तक मिल सकेगी। इस बारे में सरकार ने विचार किया है। और रूल 37 सब रूल 1 पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित करने की सिफारिश की गई है। धारा 16 के दूसरे प्रावधान के अनुसार केवल अनुपातिक रूप से आईटीसी को उल्टा जा सके, देकर सहित आपूर्ति मूल्य की तुलना में आपूर्तिकर्ता के भुगतान नहीं की राशि के लिए। और साथ ही सबसे बड़ी डिमांड थी कि जो हमने डिमांड की थी कि 17, 18, 18, 19 में जीएसटी 2 एक्टिवेट नहीं था पोर्टल पे, जिसके कारण बहुत से व्यापारियों को मिसमैच के नोटिस प्राप्त हो रहे थे। तो साथियों, मिसमैच के कारण विभाग बहुत एक्टिव हो गया था, क्योंकि विभाग ने सेक्शन 61 के अंदर स्क्रूटनी करी और जो बिल ऐसे थे जिनके बिल वेरीफाई हो पा रहे थे, सेक्शन 38 की जो पूर्व व्यवस्था थी उसके अनुसार, क्योंकि सेलर्स व्यापारी ने उनको बिल चढ़ाए नहीं थे या चढ़ाने से रह गए थे या जो भी कुछ गलतियाँ थी, उसको खरीदार ने आईटीसी क्लेम कर लिया। और आईटीसी क्लेम करना जो गलत माना गया, इसको जो सेक्शन 74, 73 में है कि आपने बिलफुल इसको गलत आईटीसी क्लेम किया है, जिसके कारण व्यापारियों पे 73, 74 सेक्शन की कार्रवाई के लिए विभाग तैयारी कर रहा था। उसके लिए बहुत बड़ी सफलता मिली हमारी संस्था को कि उसको सरकार ने मान लिया है। हमने ये कहा था कि इस कारण से विभाग के पास विवाद बढ़ते जा रहे हैं और इससे इतना रेवेन्यू मिले नहीं मिले, लेकिन विभाग को विवादों को सुलझाने के लिए बहुत ही राजस्व खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च घटाने के लिए, व्यापारी में फैले असंतोष को कम करने के लिए ऐसे कोई मैकेनिज्म लेके आया जाए और उन 17, 18, 18, 19 के जो आईटीसी के गलत मान रही थी विभाग, उसको सॉल्यूशन मिले। तो उसके लिए सरकार ने मान लिया है और 17, 18, 18, 19 में सरकार जो जीएसटी 2A एक्टिवेट करेगा, जिसके लिए सर्कुलर नंबर मिसमैच का सर्कुलर नंबर 183 जो सरकार ने 27 दिसंबर को जारी कर दिया है। सर्कुलर नंबर है 183/15/2022-GST। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि हमारे व्यापारी भाइयों को काफ़ी राहत मिलेगी और मैं अपील करूँगा व्यापारियों से कि अपने टैक्स प्रोफेशनल्स के साथ जाकर के, चाहे वो उन्होंने एडवोकेट एंगेज किया हो या सी एंगेज किया हो या CS एंगेज किया हो या ISW एंगेज किया हो, उस पर तुरंत जाएं और इस मिसमैच को तुरंत ही प्रभावहीन करें, ताकि आपको कोई भी कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। मैं ये देख रहा हूँ कि इस डिसीजन से एक बात का आभास मुझे हो रहा है कि अब जीएसटी जो है विवाद से विश्वास की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया है। और मैंने अपने जो पत्रिका है कर जानकारी, उसमें ये लेख भी लिखा है, क्या अब सरकार जीएसटी को विवाद से विश्वास की ओर लेकर चल पड़ी है।
तो साथ ही आप मेरी पत्रिका पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये लेख मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सारांश इसमें बता दूं। और उसके अलावा सरकार ने 5 नोटिफिकेशन जो सर्कुलर जारी की, उसमें 185 के अंदर सेक्शन 75 सब सेक्शन 2 के प्रावधानों की प्रयोज्यता और सीमा पर इस प्रभाव से के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है 185 थ्रू। और इसी प्रकार एक 184 है सर्कुलर नंबर, जिसमें IGST की धारा 12 उपधारा 8 के प्रावधान के अनुसार आपूर्ति की जगह निर्धारित होने पर ITC की पात्रता पर स्पष्टीकरण जारी करने के साथ ही अन्य परिपत्र 188 द्वारा अनरजिस्टर्ड व्यापारियों को, जो डीलर्स हैं या व्यक्ति हैं, रिफंड के लिए आवेदन दाखिल करने के तरीका निर्धारित करने के निर्देश जारी किया है। तो ये प्रॉब्लम्स, बहुत मेन प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी, मुख्य प्रॉब्लम थी, जिसके कारण बड़े परेशान थे लोग, उसकी ओर चल पड़ा है GST। तो मेरा ये मानना है कि अब GST विवाद से विश्वास की ओर चल पड़ा है। इसके साथ ही हमारी बहुत बड़ी डिमांड थी कि और मैं अपने जो विभिन्न प्रतिनिधिमंडल हम उच्च अधिकारियों से मिले थे, जिसमें बताया था मैंने आपको पूर्व वीडियो में कि 12 अगस्त 21 को हमने माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से भेंट की थी, और 14 अगस्त को हमने माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब से दिल्ली में भेंट करी थी। उसमें भी प्रश्न किया था कि 136 करोड़ की आबादी भारत की मानी जाती है, उसमें मात्र 1 करोड़ 40 लाख रजिस्टर्ड डीलर हैं, क्या आप संतुष्ट हैं संख्या से? तो उन्होंने इस पर असहमति जताई थी। लेकिन GST काउंसिल की मीटिंग 27 की हुई थी। 28 तारीख को एक माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं मैडम सीतारमण जी, उनका स्टेटमेंट अखबार में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि GST का दायरा बढ़ेगा, 3 करोड़ करदाता का लक्ष्य है निर्धारित किया है। आपने देखा होगा कि दिसंबर के 5 तारीख को एक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में एक सर्वे अभियान चालू किया था। इसको समाचार पत्रों ने छापेमारी बताया था, और वो 5 तारीख से 15 तारीख तक चलना था, लेकिन व्यापारिक संगठनों के मांग के अनुरूप वो 12 तारीख को विड्रॉ कर लिया गया वाला अभियान। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो अभियान छापेमारी का नहीं था, सर्वे का था। और इस 7 दिनों के अंदर सरकार को सर्वे जो किए, उसके अंदर जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स थे उनको अच्छी संख्या में पंजीयन दिया गया, और ऐसे व्यापारियों को खोज की गई जो अनरजिस्टर्ड रूप से व्यापार कर रहे थे। जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं, व्यापार करते हैं, वो रजिस्टर्ड डीलर्स को प्रभावित करते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड डीलर 18%, 12%, 5% या 28% जो भी टैक्स रेट होता है उस पर चार्ज करते हैं। लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर एज ए अनरजिस्टर्ड सप्लाई करता तो वो GST चार्ज नहीं करता, इससे मूल्य उनको घट जाता है। तो साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री जी मैडम सीतारमण जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में आपको बता दूं कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मान चुके हैं कि इस समय विश्व में सबसे बड़ा मार्केट बाजार जो है वो भारत है। पहले नंबर जनसंख्या का देखा जाए चाइना का है, उसके बाद में भारत का है। और ये भी आप देख रहे हैं लॉकडाउन 2020 के बाद में कि भारत के बाजार को फीड करने के लिए, उसको पाने के लिए विश्व की बड़ी कंपनियां लाइन में खड़ी हुई हैं। लेकिन हमारी सरकार की जो भी कुछ नीति हैं, पुरानी सोच के अनुसार नीति हैं, उनके अनुसार एक संतुष्टिपूर्ण संख्या में रजिस्टर्ड डीलर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण सरकार एक रेवेन्यू जो प्राप्त होता है इनडायरेक्ट टैक्स GST से, मंथली एवरेज 1,40,00,000 करोड़ के आसपास प्राप्त हो रहा है। कभी 1,42,00,000 करोड़ होता है, कभी मतलब एवरेज देखा जाए तो वो 1,40,00,000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त होता है। अब 3 करोड़ मान लीजिए, जैसा निर्धारित किया है वित्त मंत्री जी ने, व्यापारी रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो बट नेचुरली सरकार का ये रेवेन्यू 3 लाख करोड़ तक जा सकता है। जबकि हमारा मानना है, जो हमने अध्ययन किया उसके हिसाब से 136 करोड़ की आबादी में अगर 8 करोड़ लगभग जो हैं खुदरा व्यापारी जोड़ दे जाए तो वो संख्या काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन सरकार को इस पर ईमानदारी से और एक नीति के साथ में नीति होनी चाहिए प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन की, ना कि हरिसमेंट और पनिशमेंट की। तो अगर सरकार इस नीति पे काम करती है, नई सोच के साथ काम करती है कि ये ना माने कि टैक्स पेयर जितने भी हैं, रजिस्टर्ड डीलर जितने भी हैं, वो टैक्स की चोरी में इन्वॉल्व हैं और उन पर केवल पनिशमेंट और हरिसमेंट की कार्रवाई की जाए,
ये सोच को छोड़ करके सरकार को प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन की नीति अपनानी होगी। मैं समझता हूँ कि यदि इस नीति के अनुसार सरकार काम करती है और लक्ष्य के अनुरूप, जैसा माननीय वित्त मंत्री ने 3 करोड़ का लक्ष्य रखा है, उसको प्राप्त करती है, तो सरकार को रेवेन्यू तो प्राप्त होगा ही, लेकिन मेरे कुछ साथियों ने कहा कि संस्था में व्यापारियों की बात ज़्यादा की जाती है, अधिवक्ताओं कम। उसके मैं बता दूं, यदि रजिस्टर्ड डीलर बढ़ते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनका फ़ायदा हमारे एडवोकेट्स भाइयों को ही होगा। तो केस कराने, हियरिंग कराने, रिटर्न भरने किस पे जाएंगे? एडवोकेट्स पे। यदि देश में व्यापार बढ़ता है तो उसका लाभ हमारे एडवोकेट्स भाई को होता है। इसको मान कर चलें आप। ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिटर्न दाखिल कराने या हियरिंग कराने के लिए किसी साधारण व्यक्ति पे जाएंगे, बल्कि टैक्स एडवोकेट्स पे ही जाएंगे। और टैक्स एडवोकेट जो भारत का जो टैक्स एडवोकेट है, बहुत ही ईमानदारी से और तन्मयता के साथ में और समर्पण के साथ काम करता है। और इसका नतीजा ये है कि आज जब से टैक्सेशन प्रणाली लागू हुई है सन 48 से, तब तक कोई भी अधिवक्ता, तब से आज तक कोई भी अधिवक्ता किसी भी फ्रॉड केस में नहीं पकड़ा गया है, बल्कि विभाग को, सरकार को अधिकतम राजस्व ही दिलवाया है। तो साथियों, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं सरकार के निर्णयों से, तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जीएसटी को अब विवाद से विश्वास के ओर लेकर चलने लगी है, ना कि विश्वास से विवाद की ओर। कि हमने पहले भी मैंने वीडियो भेजी थी, अपने आर्टिकल लिखा था कि जिस तरह से ये काम हो रहे थे उसमें विश्वास से विवाद की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इन निर्णयों से लगता है और आगे और भी निर्णय आने की संभावना है, जिसमें हमने मांग की हुई है कि जो मंथली रिटर्न 3B है उसमें रेक्टिफिकेशन का राइट हमें मिलना चाहिए। बहुत बार कई मतलब एक टेक्निकल एरर कह लीजिए या मानवीय त्रुटि कह लीजिए, उसके कारण गलत फिगर भर जाती है। तो जैसे बैट में व्यवस्था थी अगले रिटर्न दाखिल होने तक रिवाइज कर सके, हमने रिवाइज को मांगा है, लेकिन रिवाइज में रेक्टिफिकेशन जो हमारी फिगर्स हैं उनको हम रेक्टिफाई कर सकें, ऐसी डिमांड। इसके बारे में हमें 4 नवंबर को एक जीएसटी काउंसिल की जो पॉलिसी विंग है उसमें हमारा सुझाव पत्र भेजा चुका है। और मैं समझता हूं कि अगली बैठक में संभवतः उस पर भी कोई ना कोई निर्णय हमको प्राप्त होगा। तो साथियों, मुझे प्रारंभ में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन अंत में अपील कर रहा हूं कि मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आप पूरी भावनाओं को समझेंगे और जो हम काम कर रहे हैं उनको आप समझेंगे। इसके साथ ही मैं अगले टॉपिक पर दोबारा आपको वार्ता दूंगा, अपनी वार्ता करूंगा आपसे। और लेकिन मैं विराम लेता हूं और विनय अपील है कि मेरी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करी है उनको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।